हाँ तो नमस्ते जी। मेरे ख्याल से आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। उम्मीद है अपनी पढ़ाई सही ढंग से कर रहे होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आपदा प्रबंधन लेसन 1 प्राकृतिक आपदा एक परिचय हमने पढ़ा दिया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं लेसन 2, आपदा प्रबंधन का लेसन 2, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 2, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़। तो बच्चों, बाढ़ कैसे आती है? बच्चे जी, आपका एग्जाम में आएगा बाढ़ कैसे आती है। तो बच्चे कैसे जानेंगे? तो बाढ़ कैसे आती है बच्चा? जब मानसूनी वर्षा अत्यधिक होती है और नदियों के जलस्तर में उफान आ जाती है और इसके आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती है, तो इसी परिस्थिति को ही हम बाढ़ कहते हैं। तो बाढ़ किसको कहेंगे बच्चा जी? मान लीजिए, आप ऐसा समझिए कि नदी है, नदी में बहुत ज्यादा नदियों में मानसूनी वर्षा होती है और मानसूनी जब वर्षा होती है तो नदियों का जो जल स्तर होता है उसमें उफान मारता है। और आसपास का जो क्षेत्र है, जो आसपास का क्षेत्र है उसमें भारी मात्रा में क्या मचाता है? तबाही मचाता है। ऐसे ही स्थिति को हम क्या बोलेंगे बच्चा जी? बाढ़ बोलेंगे। ठीक है, ऐसे स्थिति को हम क्या बोलेंगे? बाढ़ बोलेंगे। बच्चा जी, बाढ़ कैसे आती है? मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। यदि आपके एग्जाम में आता है तो आप डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप लोग करके आइएगा। ठीक है बच्चा जी, मैंने पढ़ा रखा है कि बाढ़ कैसी आपदा है। सर, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, आपने पढ़ा रखा है। तो बाढ़ कैसी आपदा है बच्चा? प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, पूछेगा बाढ़ों का देश किसको कहेंगे बच्चा जी? बहुत से बाढ़ होता है और बहुत से बांग्लादेश होता है। आप बोल सकते हैं बाढ़ों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग ये समझ गए होंगे। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है जल की अधिकता। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है जल की अधिकता। बच्चा जी, नदी में बाढ़ कैसे आता है? सिंपल बात है कि मानसूनी वर्षा बहुत ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली नदियों में क्या होंगे? जल ज्यादा जमा होंगे और जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में वो तबाही मचाएंगे। ऑटोमेटिक वहां पे क्या आ जाएगा? बाढ़ आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। उत्तरी बिहार का पूर्वी भाग सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो बच्चा जी, आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपका प्यारा सा बिहार है। ठीक है, बिहार का जो एक उत्तरी क्षेत्र है और एक क्या है बच्चा जी? दक्षिणी क्षेत्र है। ठीक है, तो बिहार का जो उत्तरी क्षेत्र है और ये आपका क्या है बच्चा जी? दक्षिणी क्षेत्र। बच्चा जी, जो बिहार का जो उत्तर क्षेत्र है वो हमेशा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। क्या होता है बच्चा जी? ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। क्या है ऐसा? बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है, और जो आपका दक्षिण क्षेत्र है वो आपका सूखाग्रस्त क्षेत्र है। ये कैसा है बच्चा जी? सूखाग्रस्त क्षेत्र है। यानी जो आप समझ सकते हैं कि बिहार का जो उत्तरी क्षेत्र वो हमेशा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है और जो दक्षिणी क्षेत्र होता है वो सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है। लेकिन इस पॉइंट को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि जो बिहार का जो पूर्वी भाग है, उत्तरी क्षेत्र का जो पूर्वी भाग है वो भी क्या है बच्चा जी? बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो इसे भी आप याद रखिएगा कि उत्तरी बिहार का पूर्वी भाग सर्वाधिक क्या है बच्चा जी? बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आपसे पढ़ना चाहिए बच्चा जी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन क्यों चलता है? अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ से होने वाली हानियां को लिखे। ठीक है, बाढ़ से होने वाली हानियां को लिखो। तो सबसे पहले आपका पॉइंट ये होना चाहिए कि आपको ऐसे लिखना चाहिए कि बाढ़ से होने वाली हानियां क्या है बच्चा जी? निम्नलिखित है। उसके ही बाद आप ये लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट क्या? आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। डेफिनेटली जब बच्चा जी बाढ़ आता है तो ऑटोमेटिक अफड़ा तफड़ी मच जाता है, आदमी लोग इधर भागने लगता है, इधर जाने लगता है। डेफिनेटली जब आम जनजीवन जो होता है वो पूरी तरह से क्या होता है बच्चा जी? अस्त व्यस्त हो जाता है। डेफिनेटली ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अगला है कि जान माल की क्षति होती है। जान माल का क्षति आप ऐसा समझ सकते हैं कि जान मतलब जिसमें जीव जंतुओं की भी क्या होती है? बाढ़ बहुत ज्यादा या बाढ़ डेफिनेटली जीव जंतुओं का भी क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। ठीक है, और जीव जंतुओं हो गए, पशु हो गए, मनुष्य हो गए। पशु तो ये सबका क्या होता है बच्चा जी? डेथ हो जाता है। और जो आपने बहुत सारे अच्छे और रुपये पैसा का इसका भी भारी मात्रा में जो आपने बिल्डिंग बनवाया उसका भी नुकसान हो जाता है। तीसरा पॉइंट है बच्चों, जो फसलों की बर्बादी होती है। फसलों की क्या होता है बच्चे जी? बर्बादी होती है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं जो किसान भाइयों होता है उस पर क्या गुजरता होगा? जो फसल उन्हें सालों भर मेहनत करके उसने फसल उगाए और उसके फसल जब बर्बाद हो जाते हैं ना बच्चा जी, उस पर गुजरता है। जब बाढ़ आता है डेफिनेटली उसकी फसल भारी मात्रा में बर्बादी होती है। मकानों का गिरना। यदि आपके घर का पिलर, डेफिनेटली आपका घर का पिलर मजबूत नहीं है, सीमेंट और कंक्रीट का नहीं बनाया है ना, तो डेफिनेटली आपका घर जब बाढ़ आएगा बच्चा जी, पानी उस बाढ़ जब आपके घर के आसपास जो पानी होंगे डेफिनेटली यदि आपका पिलर अच्छा नहीं, मजबूत नहीं है, डेफिनेटली आपका घर क्या होगा बच्चा जी? गिर जाएगा। परिवहन के साधन टूट जाएंगे। परिवहन का साधन जैसे कि रेल मार्ग हो गया,
सड़क हो गए, पुल मार्ग हो गए, पुल हो गए, ये सभी बच्चे क्या होंगे, डेफिनेटली आपका बाढ़ जब आएंगे तो टूट जाएंगे। तो जब टूट जाएंगे बच्चा, तो डेफिनेटली यदि टूट जाता है तो आप समझते हैं परिवर्तन के माध्यम भी टूट जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चा जी। बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाए जाने वाली सावधानियां क्या है? तो बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाए जाने वाली सावधानियां क्या है? तो बच्चा जी आपको लिखना है कि बाढ़ से होने वाली सावधानियां पहले निम्नलिखित है। क्या लिखना है? बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियां एग्जाम में क्या लिखना है? निम्नलिखित है। उसके बाद क्या लिखना है बच्चा जी? पूर्व सूचना तकनीक का सहारा लेना चाहिए। मान लीजिए बच्चा जी ऐसा कि जिस क्षेत्र में डेफिनेटली बाढ़ आता है, ठीक है, जिस क्षेत्र में बाढ़ आता है तो उस क्षेत्र में आपको पहले से अलर्ट 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 होना चाहिए कि उस क्षेत्र में बाढ़ आता है, तो हमको पहले ही सचेत हो जाना चाहिए। और वहां से पता है कि क्षेत्र में बाढ़ आने वाला है, तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, ऊंचे जगह की ओर निकल पड़ेंगे अपने सामान बोरिया बिस्तरा बांध के, ठीक है। और दूसरा कि स्तंभों पर आधारित मकान का निर्माण करना चाहिए। स्तंभ मतलब आपका जो पिलर होना चाहिए एटलीस्ट घर का बच्चा जी, वो सीमेंट और कंक्रीट का बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए, ताकि बाढ़ भी आया तो हम आपका घर जो है ना वो जल्दी आपका घर ना गिरे बच्चा जी, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वयं सेवी संस्थाओं का मदद लेना चाहिए। आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए जिस क्षेत्र में डेफिनेटली हमेशा हर वर्ष बाढ़ आता है बच्चा जी, तो उस क्षेत्र में हमें संस्थाओं की मदद लेना चाहिए। मान लीजिए कि यदि कोई बच्चे डूब रहा है, डेफिनेटली आपको तैरना नहीं आ रहा है, तो उस केस में आप क्या करिएगा, आप किसी सहाय मतलब किसी स्वयं सेवी संगठन संस्थाओं का क्या लेना चाहिए बच्चा जी? मदद लेना चाहिए। दूसरा क्या है, नदी तट से मकान की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए बच्चे जी? 250 मीटर होनी चाहिए। जैसे आप ऐसे समझिए कि आपका घर मान लीजिए नदी तट के किनारे है, ठीक है, तो आपने तो बहुत मौज मस्ती में घर तो बनवा दिए बच्चा जी, लेकिन अब वो घर को एटलीस्ट आपके नदी से मजे के लिए आपने तो घर तो बनवा लिया, लेकिन आपका घर नदी से आपका घर एटलीस्ट 250 मीटर दूर ही नहीं होना चाहिए, बल्कि ऊंचे स्तर पे होना चाहिए, थोड़ा सा ऊंचे जगह पे होना चाहिए, ताकि आपका घर जब बाढ़ आए तो इससे आप बच सको, ठीक है। मेरे ख्याल से बच्चा जी ये समझ गए होंगे। बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताएं बच्चा जी। बाढ़ नियंत्रण यानी बाढ़ को कैसे नियंत्रण करना, उसके लिए आपको उपाय बताना है। तो बच्चा जी बाढ़ नियंत्रण के लिए पहले तो ये लिखना है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय बच्चा जी, मेरे ख्याल से आप लिख देंगे। और नदियों के पहला पॉइंट क्या लिखना है, नदियों के किनारे मजबूत तटबंध बनाना चाहिए। मान लीजिए कि आपके गांव में जब बाढ़ आता है तो जो नदी होता है, नदियों के आसपास आपको एक तटबंध बनाना चाहिए, ठीक है। तटबंध वो भी कैसा, बहुत ज्यादा हेवी और मजबूत होना चाहिए, ठीक है। और आपको मैंग्रोव जैसे झाड़ियों को भी एटलीस्ट वहां लगाना चाहिए, ताकि तटबंध आपका बहुत ज्यादा सुरक्षित रहे और बाढ़ आए तो जल्दी आपका तटबंध ना टूटे। तो एटलीस्ट आपका तटबंध क्या होना चाहिए बच्चा जी? मजबूत होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है सर, वृक्षारोपण करना चाहिए बच्चा जी। आपको बहुत ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ताकि पेड़ लगाओ जीवन बचाओ बोलता है। आज मैं एक बात बोलना चाहूंगा बच्चा जी कि आज यदि तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना, तो इसका मुख्य कारण क्या है कि हम लोग ज्यादा पेड़ नहीं लगा रहे बच्चा जी, यानी पर्यावरण संतुलित हमारा क्या है, नहीं है। तो यानी हमको क्या करना है, एटलीस्ट अपने जिंदगी में कुछ करो ना करो, एटलीस्ट आपको 2 पेड़ तो अपने जिंदगी में लगा लेना ही चाहिए, ताकि गर्मी इतनी बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, अपने जिंदगी में एटलीस्ट बच्चे जी 2 पेड़ तो अवश्य ही लगाओ, ताकि आने वाले पीढ़ी को आप बता सको कि हमने भी जिंदगी में कुछ न कुछ तो किए हैं, हमने अपने पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए अपने जिंदगी में 2 पेड़ लगाए बच्चा जी, ठीक है। और नदियों पर बांध बनाकर कृत्रिम जलाशय का निर्माण करना चाहिए बच्चों जी। नदियों पर बांध बनाकर कृत्रिम जलाशय का निर्माण करना चाहिए। मान लीजिए कि आप जैसे ऐसा समझिए कि आपने बाढ़ के लिए क्या किया, तटबंध बना दिया बच्चा जी। हाँ सर, हमने तटबंध बना दिया, ठीक है, लेकिन आपको वहां पर एक कृत्रिम जलाशय बनाना चाहिए, क्योंकि यदि आप जैसे बाढ़ का रफ्तार जो बहुत ज्यादा तेज है, यदि बाढ़ तटबंध को तोड़ दे बच्चे, तो डेफिनेटली जो गांव होगा वो गांव क्या होगा, तबाह हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे। तो इस केस में बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कृत्रिम जलाशय बनाना चाहिए, जैसे कि तटबंध पर क्या बनाना चाहिए, कृत्रिम जलाशय, ताकि उससे आप क्या कर सकते हो, कृत्रिम जलाशय बना के आप नहर निकाल सकते हो, सिंचाई खेतों के लिए सिंचाई कर सकते हो, और किसान भाइयों की बहुत मौज हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से कृत्रिम जलाशय बनाना चाहिए बच्चा जी। अब इंपोर्टेंट देखते हैं कि राज्य और नदी, ठीक है। बिहार का शोक किसको कहेंगे बच्चा जी? सिंपल है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। सर ये हमको याद है, बिहार का शोक हमने पढ़ा रखा है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किसको कहते हैं बच्चा जी? दामोदर नदी को। सिंपल है, बंगाल का शोक किसको कहेंगे? दामोदर नदी का। ये दोनों एग्जाम 2024 में पूछे गए क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। और असम का शोक किसको कहेंगे सर? ब्रह्मपुत्र नदी को कहेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी को कहेंगे, असम का शोक कहेंगे सर, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। उड़ीसा का शोक किसको कहेंगे बच्चा जी? महानदी को कहेंगे। उड़ीसा का शोक किसको कहेंगे बच्चा जी? महानदी को कहेंगे। और आंध्र प्रदेश का शोक किसको कहेंगे? कृष्णा नदी को कहेंगे। और गुजरात का शोक किसको कहेंगे सर? नर्मदा नदी को कहेंगे।
तो बच्चा जी आप इसे ये दोनों को तो आप वीवीआई कर लीजिए बच्चा जी। इन दोनों को आपको याद रखना है कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है सर, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। कुछ याद ना रखिए बच्चा जी, ये दोनों तो आप एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव याद रखिए, आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे डेफिनेटली। हर बार ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर में आपको दिख जाते हैं ये दोनों क्वेश्चन, तो एटलीस्ट आपको ये दोनों क्या करना है बच्चा जी, याद कर लेना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और ये जो लिखा है हमने सब जो सब्जेक्टिव थ्रू हमने करवाया है उसको भी आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए बच्चा जी आपको वीडियो आज की क्लास कैसी लगी। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते